हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी प्यारे बच्चों आप लोगों की। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने नीट टेस्ट नंबर 16 जिसका पेपर का वीडियो सोल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हैं। इसका टॉपिक था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड इवोल्यूशन। प्यारे बच्चों, आपको पता है जैसे जैसे नीट का एग्जाम पास आ रहा है आप में एंजाइटी लेवल ज़्यादा होगा, तो टेस्ट को अच्छे से दीजिए और साथ ही साथ एनालाइज करिए कि अपनी गलतियाँ क्या हैं, क्यों आपका टॉपिक तैयार नहीं है, क्यों गलत गया क्वेश्चन, ये फाइंड आउट करिए। क्या सिली मिस्टेक है, आपने ओमार फिलिंग में जल्दबाजी कर दिया, तो ये सब पॉइंट बना लीजिए और धीरे धीरे इन गलतियों को सुधारिए, जिससे आपका एग्ज़ाम के समय आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाए और आप सुदृढ़ तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम पास कर जाएं। हमारा मिशन भी है नीट 2025 के लिए यूट्यूब पे। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 101 Cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test for increased cell count in leukemia। ल्यूकेमिया को बोलते बेटा आपका ब्लड कैंसर, और कहते हैं ब्लड कैंसर के पेशेंट में जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके काउंट बढ़ जाते हैं। तो बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं या ब्लड के सेल का इंक्रीज काउंट गिनेंगे, और इस स्टडी को बोलते हैं बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। साथ ही साथ आपने देखा होगा सीटी स्कैन भी और एमआरआई भी। ये इंटरनल ऑर्गन में जो ट्यूमर होता है उसको देखने के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन में एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए बेटर कौन होता है? एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो पहली बात सही होगी। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड, कैनाबिनोइड एंड कोका एल्कलॉइड। Majority of these are obtained from flowering plant and some are obtained from fungi। तो ओपियोइड पैपावर सोमनीफेरम, कैनाबिनोइड कैनाबिस सटाइवा एंड कोका एल्कलॉइड एथ्रोजाइलम कोका। ज़्यादातर ड्रग बेटा फ्लावरिंग प्लांट से एल्कलॉइड हैं। फंजाई से आपका निकाला जाता है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, जैसे कि क्लेविसेप्स से। एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स। इसके अंदर हाइलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आंसर आपका दोनों सही हो जाएगा, फोर्थ। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ द लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर। तो स्मोकिंग से आपका तो जैसे लगता है कि थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ये तो समझ में आता है। ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं, हार्ट डिजीज भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, लंग्स का कैंसर भी समझ में आता है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर वाला लोग नहीं समझ पाते, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको। तो सारी बातें सही हैं। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज एमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल या कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। अगर अपने साफ सफाई का ख्याल ना रखें, उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है नंबर वगैरह कम होने लगा, और साथ ही साथ कटा रहे, सबसे अलग थलग रहे, तो उसको माना जाता है कि वो कोई ना कोई ड्रग के लत में फंस रहा है। तो ये बात भी सही हो गया, आंसर हो गया फोर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो बेटा डार्विन की चिड़ियां हैं, फिंचेस ऑफ डार्विन, डार्विन फिंचेस, और ये एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल होता है। तो गैलापागोस आइलैंड पे था, डार्विन से रिलेटेड है एडाप्टिव रेडिएशन। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, सारी बातें सही हो गई। अगला क्वेश्चन। एडाप्टिव रेडिएशन के लिए बेटा आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए। आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होगा और उस एरिया के अलग अलग हैबिटेट को जाएगा और एडाप्ट कर जाएगा, इसको बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड ऑस्ट्रेलियन मैमल प्लेसेंटल, ये भी किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा? एडाप्टिव रेडिएशन के। तो 103 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 104 आ स्टूडेंट व्हेन हेयर दैट ही इज फेल्ड इन एग्जाम। तो भाई झटका लगेगा, अटैक आ जाएगा। आफ्टर हियरिंग द न्यूज, वो मेंटली क्या हो गया? बीमार हो गया, झटका लगा। पेशेंट को डॉक्टर के पास लिया गया तो झटका लगा, तो कह रहे ज़्यादा ना सोचो समझो, रिलैक्स करो, सो जाओ। तो उसको हम लोग क्या देंगे? सिडेटिव पेन किलर देंगे, जिसमें आता है एम्फेटामाइन, बेंजोडाइडिपान एंड बार्बिट्यूरेट। कोकेन नहीं देंगे। कोकेन बेटा आपका यूफोरिया, हेलुसिनेशन करा देगा, जो कि दिमाग की बुद्धि ही भ्रष्ट कर देगा। तो आप उसको देना कि थोड़े समय के लिए वो रिलैक्स हो जाए।
तो एम्फेटामिन, बेंजोडाइजिपाम्स एंड बार्बिट्यूरेट दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 104 का 4। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन, टिश्यू सेल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फाइड ऑर्गन जैसे कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, लिम्फाइड टिश्यू WBC कोशिकाएं एंड प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज, ये सब इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं। एंटीबॉडीज से दिया गया इम्यून सिस्टम होता है ह्यूमोरल, और सेल के जरिए दिया गया होता है सेल मीडिएटेड लिम्फोसाइट। द इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बिल्कुल सही है, तो दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 4th। अगर हम बात करते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, तो बेटा याद कर लीजिएगा IgE। ऑटो इम्यून डिजीज आपको याद होना चाहिए, एग्जांपल जैसे मास्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ग्रेविस डिजीज। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, तो उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट द्वारा प्रोवाइड की गई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसमें इन्वॉल्व होती है। और साथ ही साथ बेटा एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, एक ड्रग है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन A, इसको दिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को, जिससे उसकी इम्यूनिटी को दबा दिया जाता है, और दबाने से वो जो ग्राफ्टिंग की गई है, ट्रांसप्लांट की गया है, वो रिजेक्ट नहीं होता। फिगर देखिए, पहचानिए। धतूरा रिलेटेड विद हाइलुसिनेशन, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिरोसिस। तो बेटा ये आपका पौधा देखिए, पहचानिए कि पहचान कौन। तो अगर आप देखेंगे तो 106 का जो आंसर हो जाएगा बेटा, ये पौधा धतूरा का है। और हेलुसिनेशन करता है धतूरा और एट्रोपा बेलाडाना। लेकिन जो सिरोसिस ऑफ लीवर की बात करते हैं, ये तो एक्सेसिव एंड क्रोनिक अल्कोहल इंटेक के कारण होता है। बोलो। तो इसलिए अगर यहां पे आंसर निकालेंगे तो धतूरा सही है, हेलुसिनेशन सही है, थर्ड क्या है, गलत है। पूछा क्या है गलत, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ध्यान रख लीजिएगा। फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो वेक्टर वी इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वी लाइक दिस ऑर्गेनिज्म। तो कहते हैं फिश लाइक गम्बूसिया, गप्पी फिश को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जो मॉस्किटो लार्वी को खा जाता है। तो फिश है जिसका नाम है गम्बूसिया गप्पी फिश। अबाउट 15 माया प्राइमेट लाइक ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग। सही है, ड्रामा। तो 15 मिलियन ईयर एगो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। 2 माया बेटा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 1.5 माया में होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। उसके बाद बेटा 1 लाख से 40,000 साल पहले होमो निएंडरथैलेंसिस। 75,000 से 10,000 साल पहले होमो सेपियंस। 18,000 साल पहले केव पेंटिंग, और 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर आया है। पूरा आपको डेटा एक साथ याद होना चाहिए। रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक, वाइट ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक। सही है, राम जी से याद कर सकते हो, मोर मैन लाइक है, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक है। तो दोनों बातें सही हो जाएंगी। 108 का आंसर हो जाएगा 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर दिया है और पहचानने के लिए बोला गया कि पहचान कौन। चलिए पहचानते हैं। इट इज अ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोकेन, इट इज अ वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर। तो बेटा ये आपका मॉर्फिन का फिगर है, और इसमें OH का अगर एसिटाइलेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, हीरोइन। तो पहला गलत हो गया, कोकेन का नहीं है। तो ए ऑप्शन जिसमें था वो उड़ गया। अब बी पढ़ना नहीं, तीनों बी है। सी भी कहीं में कॉमन है, आपको ई और सी पढ़ लेना। इट इज कॉमनली कॉल्ड कोक, तो ई भी गया। सी पढ़ लीजिए। इट इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। सही है, मॉर्फिन का है। तो बी इट इज इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर। तो बी सी आंसर 4 सही हो जाएगा बेटा। मॉर्फिन का फिगर है। इट इज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS पे। तो भैया याद रखना, मॉर्फिन आपका
डी ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी और सी, डी तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर तो आ गया आपका। अब बेटा पोटेंट एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो याद रखना CNS एंड GIT, इस पे बेटा आपका वर्क रिसेप्टर करता है मॉर्फिन, लेकिन बेटा ये कैसा होता है, सप्रेसेंट होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे आप पकड़ेंगे। यानी बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा। तो स्टिमुलेटिंग नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आपने पढ़ा था अभी निकोटीन वाला, तो यानी कि कैनाबिनॉइड। जिसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम रिंग वर्ब। रिंग वर्ब के लिए आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मेनी बैक्टीरिया, तो भाई फंजाई करता है, तो पहले गलत हो गया, आंसर निकाल लीजिए क्योंकि कोई ऑल ऑफ दीज नहीं दिया गया है। फंगल जनरा होते हैं माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्रैकोफाइटन। रिंग वर्म बेटा आपका स्वाल या यूजिंग ऑफ टॉयल्स, क्लॉथ, कॉम, इन सबसे हो सकता है। ड्राई स्केली लेजन होगा और ईचिंग होगी, नेल में हो सकता है, स्कैल्प में हो सकता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज मैन। तो सारी बातें सही हैं, गलत पूछा, गलत पहला मिल गया। तो प्रो मेथड कहता है कि अगर पहला ही गलत मिल जाए आपको तो आगे वाले क्वेश्चन आप ना करिए, लेकिन शर्त है कि कहीं ऑप्शन में आपका बोथ और नन या ऑल ना दिया हो। फंगल जनरा होता है जो रिंग वर्म इन्फेक्शन करता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर निमोनिया। अब देखिए यहां पे देखिए ऑल दिया, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया, सही बात है। स्ट्रेप्टोकॉकस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट या एरोसॉल रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेज या यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो इन्फेक्टेड पर्सन का जो सामग्री यूज कर रहा है, ग्लास या बर्तन वगैरह, या उसके छींक वगैरह से जो ड्रॉपलेट आया उसको अगर इनहेल करते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। जब दो सही हो गए तो अपने आप चौथा होना ही चाहिए। सीवियर केस में लिप्स एंड फिंगरनेल ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं। 111 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 112, द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल इंक्लूड। तो भैया अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जैसा लेगा तो फीमेल में मेल जैसे सिम्टम आ जाएंगे। तो मस्कुलाइजेशन, मसल ज़्यादा हो जाएगी, मेल की तरह भड़कीले हो जाएंगे। मूड स्विंग, हमेशा झूला झूलेगा दिमाग, मतलब आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा। डिप्रेशन में जा सकते हो। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। इनलार्ज्ड क्लिटोरिस, जो एक टर्म यहां पे नहीं लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो सही है। मेल में साइड इफेक्ट होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड का, एक्ने, दाग धब्बे ज्यादा आ जाएंगे, मूड स्विंग, डिप्रेशन। अब याद मुझे कैसे रहता, मैं वो बता दे रहा हूं कि भाई ये जो टेस्टोस्टेरोन की निकालने की क्षमता होती है टेस्टिस की, और अगर आप बाहर से ले रहे हो इंजेक्शन के जरिए तो गुस्सा आ जाएगा, तो अपना साइज छोटा हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो, जब टेस्टिस के साइज छोटा तो स्पर्म काउंट कम, गंजापन हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े आपने देखा होगा जिम वगैरह वाले होते हैं या बॉडी बिल्डर, उनके गंजापन ज़्यादा दिखता है। प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर तो हो गया फोर्थ, लेकिन याद कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। तो कहते हैं जो आपका ड्रग्स का इफेक्ट आएगा वो पूछा गया है। तो भाई रेकलेस बिहेवियर, रेकलेस मतलब आपका ऐसा बिहेवियर हो जाएगा जो चिड़चिड़ापन टाइप का होगा, आप किसी भी चीज़ में पागलपन दिखाएंगे। वैंडलिज्म या वायलेंस, आप छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। किसी का अचानक से अगर ड्रग और अल्कोहल अब्यूज हो और उसको लोग रोक दें
तो कैरेक्टराइज बाई एंजाइटी, सेकिनेस, नोजिया, स्वेटिंग, और कहते हैं ये सब कुछ शांत हो जाता है अगर उसको दोबारा से दे दें, तो दोनों बातें सही हो जाएंगी। इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट मतलब ये तुरंत दिखता है, आपने ड्रग का इस्तेमाल किया और आप ऐसा दिखते हो, नहीं नशेड़ी वालों का जो लक्षण होता है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग देखेंगे तो हो सकता है भाई आपकी स्किन को, आपके अंदरूनी नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, आपके लीवर को डैमेज कर देगा, आपकी किडनी को डैमेज कर देगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये तुरंत प्रभाव मिलता है जैसे आप नशा करें, तो दोनों बातें सही है। When drug are taken for a purpose other than medicinal use, कहते हैं बेटा ड्रग्स में तो दवाइयाँ का वर्ड होता है, तो इसलिए ड्रग्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक नार्कोटिक और एक नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक ड्रग ऐसे होते हैं जो आपको लत नहीं लगाते हैं, आप दवा लीजिए, बीमारी था सही हो गए, तो आपको लत नहीं है कि आप दवा खाने लगें। लेकिन नार्कोटिक ड्रग्स अगर ये बेटा आपको दवा के रूप में इस्तेमाल करो तो ठीक है, लेकिन ये लत दे देते हैं, जिससे लोग क्या कर देते हैं, अब उस दवा का इस्तेमाल जब नहीं है तब भी कर रहे हैं। अगर कम डोज है तो डोज ज़्यादा ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब एक दिन में एक बार है तो आप दिन भर यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अदर देन। तो जैसे कि यूज अमाउंट या फ्रीक्वेंसी भी अगर बदल दीजिए तो कहते हैं उस दवा का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं ड्रग एब्यूज। ठीक है ना। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है ड्रग एब्यूज के क्या, किस कारण में ड्रग एब्यूज होगा, तो कभी कभी क्वेश्चन को, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा और क्वेश्चन को ऑप्शंस के रूप में लिख देगा, ध्यान रखना। तो तीनों कैटेगरी होती है कि अदर देन मेडिसिनल यूज, फ्रीक्वेंसी या अमाउंट बढ़ा दीजिए। ठीक है ना। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, नींद की गोलियां कोई खा रहा है, तो अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि एक नींद की गोली आपको डेली लेनी है, तो आप अगर सुबह शाम दोपहर ले रहे हो तो आप उस दवा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक गोली की जगह 2-2, 3-3 गोली ले रहे हैं तो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कप सिरप कहते हैं 1 चम्मच पीजिए, अब 1 चम्मच की जगह आधा बॉटल गटक जा रहे हो तो उसका भी आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो 114 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल परसेंटेज इन ह्यूमन ब्लड। तो एक फार्मूला याद कर लीजिएगा बेटा आप, कि कहते हैं गेम गम दे, सबसे ज्यादा ई कम होता है, तो गम दे, तो ए डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, जी मोर, और सबसे कम ये। तो एक तरफ आना चाहिए जी और एक तरफ आना चाहिए ई, तो ई जी, लेकिन आपका कौन सा ऑर्डर पूछा, इंक्रीजिंग, तो जी इधर होना चाहिए, तो जी इधर है तो दोनों चला गया। अब बचा आपका दूसरा और है, तो गम दे फार्मूला कहाँ लगा, जी एम हो गया, जी ए एम, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा आई जी जी, उससे कम आई जी ए, उससे कम आई जी एम, उससे कम आई जी डी, सबसे कम आई जी ई। इंक्रीजिंग है तो आपको उल्टा कर देंगे, ई डी एम ए जी, ई डी एम ए जी, गम दे। Which of the following statement is not true for spleen? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो स्प्लीन के लिए ट्रू नहीं होगा? It mainly contains lymphocyte and phagocyte. The spleen is a small, नहीं भाई, स्प्लीन बेटा लार्ज बीन शेप्ड होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी इसमें लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइटिक कोशिकाएं पाई जाएंगी, आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आएगा, एरिथ्रोसाइट्स का लार्ज रिजर्वायर भी है और फिल्टर भी करता है ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विच आर द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो आप जानते हो एड्स तो वायरल से होता है, HIV से तो एड्स गया, कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा आप एलिमिनेशन रूल से लगाया करिए तो आपको आसानी से निकल आएगा। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ट्यूबरकुलोसिस बेटा आपका होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। डिसेंट्री बेटा बैक्टीरिया से भी हो सकता है और एंट अमीबा हिस्टोलेट का मतलब प्रोटोजोन से भी हो सकता है। रिंग वर्म बेटा आपका फंगल इन्फेक्शन है। 3 फंगल जनरा होते हैं जो रिंग वर्म इन्फेक्शन करते हैं, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन। क्वेश्चन नंबर 118, ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटी वेनम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो बेटा स्नेक बाइट इमरजेंसी का केस है, तो इमरजेंसी केस में हम लोग क्या करते हैं,
बनी बनाई रेडीमेड एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। समय नहीं है ना, मर जाएगा। तो ये तो बनी बनाई मतलब हम लोगों ने बनवाया था आर्टिफिशियल, रेडीमेड देना मतलब कि पैसिव। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, और आपने दिया तो एक्वायर्ड की कैटेगरी में आएगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक्वायर्ड के कैटेगरी में ही आता है। इननेट में आपका आता है स्किन मतलब फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। जो लिम्फोसाइट के जरिए दिया जाता है, चाहे आपका एक्टिव हो चाहे पैसिव, वो एक्वायर्ड में ही आएगा। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, तो स्नेक बाइट, एंटी टिटनस सीरम एंड एंटी रेबीज वैक्सीन, ये सब बेटा आपके आते हैं आर्टिफिशियल पैसिव में। और बाकी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ज़्यादातर वो एक्टिव इम्यूनिटी पे बेस्ड होता है। वायरस, बैक्टीरिया, उसके प्रोटीन या इनएक्टिवेटेड या उसके टॉक्सिन्स को बॉडी में दिया जाता है, बॉडी में प्राइमरी इम्यून रिस्पांस डेवलप होता है। नेचुरल पैसिव का एग्जांपल होता है माँ का दूध एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के जरिए आईजीजी जाता है, माँ के दूध कोलेस्ट्रम में आईजीए और सेवरल एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो, तो अमीबियोसिस बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो वहां पर क्या लेके जाते हो आप, फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बाकी डेंगू एडिस एजिप्टाइस होता है, फाइलेरिया बेटा क्यूलेक्स से होता है, मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलीज। अगर हम बात करें एडिस एजिप्टाई एंड एडिस एल्बोपिक्टस, तो किसका हो जाएगा, चिकनगुनिया का। क्वेश्चन नंबर 120, इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल द डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन, तो बेटा एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। हैवी आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और हैवी लाइट से सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो 2 हैवी चेन के बीच में भी है, हैवी और लाइट चेन के बीच में भी है, और हर चेन में भी है। हर चेन में, जैसे हैवी चेन में इंडिविजुअल 4 डाइसल्फाइड है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो 2 हैवी चेन में भी है, 2 लाइट चेन बिटवीन लिखा है, बिटवीन, तो 2 लाइट चेन के बिटवीन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। बिटवीन ना लिखता तो मिल जाता, लाइट चेन में है, यहां पर ऐसे डाइसल्फाइड होता है, और इसमें 4 ऐसे होते हैं। हैवी एंड लाइट, तो हैवी और लाइट के बीच में भी है, तो ए और सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये बिटवीन हटा देता तो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो हैवी के बीच में भी है, हैवी लाइट के बीच में भी है, और लाइट चेन में भी है, और हैवी चेन में भी है। तो कैसे याद करोगे, देखिए हैवी भारी है, तो इन दोनों के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, हैवी से लाइट हल्का है तो सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब उन चेन के अंदर देखते हैं, तो लाइट चेन छोटा है तो उसके अंदर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, और हैवी चेन बड़ा है तो उसके अंदर 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड। मुझे लगता है कार्टून नुमा फिगर याद हो गया होगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कंजेनाइटल डिजीज, कंजेनाइटल मतलब सिंस बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो आपके 2 हो जाएंगे। बाकी न्यूमोनिया एक्वायर्ड है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये दोनों है, और ये वायरल से, तो 121 का आंसर हो जाएगा पहला। द प्लाज्मोडियम पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन लीवर एंड आरबीसी बाय विच मोड ऑफ, तो ह्यूमन में बेटा याद रखना एसेक्सुअल होता है, और फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट गट ऑफ मॉस्किटो में होता है, तो वहां हो जाएगा सेक्सुअल, दोनों हो जाएंगे एसेक्सुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, तो ये तो धतूरा, एट्रोपा बेलाडाना एंड इरेथ्रोजाइलम कोका सब में होता है। लेकिन इरेथ्रोजाइलम कोका का अगर नॉर्मल डोज लेते हैं तो वहां पे यूफोरिया होता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग। यहां पे एक्सेसिव डोज जब ले लेंगे तो ये करेगा बेटा आपका हेलुसिनेशन। साथ ही साथ आपका एलएसडी जो है वो भी हेलुसिनेशन कराता है, जो फंजाई से निकलता है।
क्वेश्चन नंबर 124, इन आवर कंट्री विच ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। तो बेटा नाको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो IUCN तो बेटा आपका नेचर के लिए है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ये भी नेचर के लिए है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ना को गवर्नमेंटल हो गया, NGOs बाकी जो होंगी वो करेंगी ही। एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। उस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है कि भैया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यूनेप का फार्मूला अगर फुल फॉर्म पूछना है तो बता देते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचर। नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना, कंजर्व करना। क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीसीज ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम। तो इनमें से कौन मलेरिया का स्पीसीज नहीं है जो प्लाज्मोडियम अच्छा मलेरिया करने वाला प्लाज्मोडियम कौन सा नहीं है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ये तो सबसे खतरनाक मलेरिया करता था जिसका नाम था मैलिग्नेंट मलेरिया और ये फैटल भी था। सोमनीफेरम नहीं होता, बेलाडोना नहीं होता, मलाई नहीं होता। क्या पूछा है नहीं, तो BCD आ जाएगा। Which of the following is the correct match? कोलेस्ट्रम, वैक्सीनेशन, ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ह्यूमोरल है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सा था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। चलिए मैच कराते हैं, D3 एंड C1। आंसर तो हो गया सेकेंड। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ज्यादातर बेटा वो होता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी में मोस्ट, और कोलेस्ट्रम देता है आपका नेचुरल पैसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिरोसिस ऑफ लिवर। अभी तो बताया था एल्कोहल, एक्सेसिव एंड क्रोनिक इंटेक। क्वेश्चन नंबर 128, एलिफेंटियासिस कैरेक्टराइज बाई। तो बेटा एलिफेंटियासिस विचेरेरिया ब्रंकप्टाई या मलाई फाइलेरियल वर्म से होता है। उसका वेक्टर होता है क्यूलेक्स, लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल में जाके बैठेगा, धीरे धीरे आपका वहां पे रास्ते को जाम कर देगा, तो आपका इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज और जेनिटल ऑर्गन भी अफेक्टेड होंगे। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब। इंटरनल ब्लीडिंग शब्द नहीं आएगा क्योंकि लोअर लिम्ब में लिम्फेटिक वेसल में रास्ता जाम करने से जो टिश्यू है वो दोबारा एक्सेसिव टिश्यू वहां पे नहीं पहुंचा रहा ब्लड में, तो वहां पे इकट्ठा होता जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑफन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इंक्लूडिंग जेनिटल ऑर्गन्स। क्रोनिक याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलर्जेंस, पॉलन, डस्ट, मैट्स इन डस्ट, एनिमल डेंडर। तो सारे क्या है बेटा एलर्जन हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में आपका हिस्टामिन, सेरोटोनिन निकलता है और एंटी हिस्टामाइन, स्टेरॉयड, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है टू रिड्यूस एलर्जिक रिएक्शन। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफस्टाइल। तो हेल्थ में भाई कॉन्जेनाइटल है तो जीन खराब हो सकता है, किसी बैक्टीरिया पैथोजन का इन्फेक्शन है, लाइफस्टाइल कैसा है आपका, तीनों चीजों से अफेक्टेड होता है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस। सही बात है, हेल्थ का मतलब ऐसा नहीं कि आप फिजिकली फिट है, आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरह से फिट होना WHO मानता है, तो हेल्थ होना चाहिए। दोनों बातें सही लिखा है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो भाई बैलेंस डाइट खाइए, प्रोटीन जितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अपने साफ सफाई का ख्याल रखिए और एक्सरसाइज करिए, बढ़िया चीज है। योगा बहुत समय से किया जाता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, तो ये भी सही है। तो दोनों बातें हो गई सही, सिंपल सा है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ बैक्टीरियल पैरासाइट, नहीं ये गलत हो गया।
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बेटा आपका ये अमीबॉयड प्रोटोजोन है। बाकी सही है, बैक्टीरियल नहीं होना चाहिए था। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बीमारी करता है अमीबिक डिसेंट्री। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो थर्ड होगा ना, पहला गलत दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है कि क्या डिसेंट्री बैक्टीरिया से हो सकता है, तो आप लगा लीजिएगा साइजेला। साइजेला बेटा एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, डिसेंट्री करता है। कौन वाली डिसेंट्री खराब है, तो अमीबिक डिसेंट्री को खूनी पेचिस भी बोलते हैं, ज्यादा खतरनाक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एक्सरेज आर यूज। सीटी स्कैन में यूज होते हैं, रेडियोग्राफी में यूज होता है, एमआरआई में तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो एसी में आप एक्सरे यूज करते हैं, इसलिए एमआरआई को सेफेस्ट माना गया है। एडोलेसेंस इज अ वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किशोरावस्था में ही आपका विकास किस तरफ जाएगा, आप गुंडे बनेंगे, आप अच्छे बच्चे बनेंगे, क्या बनेंगे। तो वनरेबल फेज है आपके मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। उस समय जिज्ञासा ज़्यादा होती है, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को जिज्ञासा को पूर्ति किया जाए। तो जिज्ञासा बस जो चीज़ें पेरेंट्स नहीं करने देते हैं उसको ट्राई करते हैं, और उस ट्राई में वो गलत लत को पकड़ लेते हैं। नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट कॉमन काज विच मोटिवेट यंगस्टर टूवर्ड्स ड्रग एंड एल्कोहल यूज। बिल्कुल सही है। यंग सोचेगा कि सिगरेट का धुआं का छल्ला उड़ाए, देखे कैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच आर द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच। कार्सिनोजेन जो कैंसर कॉजिंग होते थे, केमिकल एजेंट होंगे, फिजिकल भी होंगे और बायोलॉजिकल भी होंगे। गलत पूछा तो चौथा गलत होगा, क्योंकि यहां पे वर्ड होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एंड आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, ये इस्तेमाल यहां पे नहीं किया जाता है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, दोनों चीज गलत है, ठीक है ना। आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे का इस्तेमाल होता है सीटी स्कैन और रेडियोग्राफी में। तो बेटा ये रहा आपका पूरा डिस्कशन। अब 136 to 170 इज डन बाय डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर। रेस्ट फॉरवर्ड विल बी कंप्लीटेड बाय डॉक्टर एलिस सर। थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से डिस्कशन करिए और उम्मीद कर रहे हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एनालाइज करिए इस आपका जो टेस्ट है, इस टेस्ट में कुछ ऐसे लाइंस को स्टेटमेंट वाइज पुटअप किया गया है, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा इस टेस्ट को अच्छे से, क्योंकि जो अल्कोहल और ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज वाला टॉपिक है उसमें कुछ ऐसे लाइन है, जैसे फीमेल में क्या बदलाव होता है, मेल में क्या बदलाव होता है, कुछ यूनिक पॉइंट हैं, उनको उसमें जो लैंग्वेज है उसमें आप फोकस करिए। फ्यूचर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका अच्छा जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर के क्लियर ही रहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Hello everyone. So now question number 136. Given below are two statements. Statement first दिया हुआ है MS Swaminathan initiated collaboration with Norman Borlaug which culminated in the Green Revolution through introduction of Mexican varieties of wheat in India. तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि MS स्वामीनाथन इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। हरित क्रांति जो थी ये इंडिया में इसके जनक हैं। और नॉर्मन बोरलॉग इनको वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। इन्होंने मैक्सिको में डेवलप की थी वैरायटीज ऑफ वीट। ये डॉफ वैरायटी, सेमी डॉफ वैरायटीज थी और इनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। MS स्वामीनाथन इज ऑल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग एंड जेनेटिकली इम्प्रूविंग द यील्ड एंड क्वालिटी। तो ये भी ठीक है, जेनेटिकली इन्होंने इम्प्रूव की थी, हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप की थी। क्रॉप शेड्यूलिंग का मतलब हुआ प्लानिंग द एक्टिविटी, कि कब यहाँ पर प्लांटिंग करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, तो इसको बोला जाता है क्रॉप शेड्यूलिंग। तो ये एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। और क्रॉप कैफेटेरिया, तो जिस तरह से कैफेटेरिया में फूड आइटम्स डिस्प्ले होते हैं, उसी तरह से क्रॉप कैफेटेरिया में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स इनको डिस्प्ले किया जाता है।
तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137. Comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among different organisms of today and those that existed years ago. तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में एक एविडेंस इससे भी मिलता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी कंपेयर की जाएगी और उसमें देखा जाएगा सिमिलरिटीज़, और सिमिलरिटीज़ हमें क्या बताएंगी, ये बताएंगी कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में। अगर बोन स्ट्रक्चर सेम है, ब्लड सप्लाई सेम है, नर्व सप्लाई सेम है, तो इसका मतलब उनका ओरिजिन भी सेम है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगी किसके साथ डील करती है? होमोलॉगी डील्स विद सिमिलरिटीज। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स जिनकी ओरिजिन सेम है, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। तो फंक्शंस क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि डिफरेंट एडाप्टेशन नीड्स थी। और ओरिजिन क्यों सेम है? क्योंकि यहां पर कॉमन एंसेस्ट्री है। तो ये भी सही हुआ। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो 137 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स दिखाए गए। मार्सुपियल्स क्या है? ये भी टाइप ऑफ मैमल्स हैं, पाउस्ड मैमल्स। मैमल्स के 3 डिविजन्स हैं, प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस और यूथीरियंस। ये आते हैं मेटाथीरियंस में। प्रोटोथीरियंस में एग लेइंग मैमल्स और यूथीरियंस में ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स। तो यहाँ पर ये किसके लिए? एडाप्टिव रेडिएशन के लिए भी है, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और डायग्राम रिप्रेजेंट मार्सुपियल रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ही एक फॉर्म है जहां पर रैपिड फॉर्मेशन ऑफ मेनी न्यू रिलेटेड स्पीसीज विल टेक प्लेस। मेनी न्यू रिलेटेड स्पीसीज in a given geographical area. Given geographical area from common ancestor. तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर इसके लिए सही हुए। रिप्रेजेंटिंग एडाप्टिव रेडिएशन, कॉमन एंसेस्टर था, उससे ये सब इवॉल्व हुए, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी है, और ये मार्सुपियल रेडिएशंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर होगा ऑल। एडाप्टिव रेडिएशंस के और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे डार्विन्स फिंचेस, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स। तो 138 फोर्थ आंसर। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये 4 लिम्स शो किए गए। ये ह्यूमंस हैं का 4 लिम्ब है, ये चीता का है, ये वेल का है, और ये बैट का। तो यहाँ पर बोन स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेम है। ह्यूमरस, ये ऊपर लिम्ब में ये सबसे ऊपर वाली बोन, ये ह्यूमरस, ये रेडियस और अल्ना, यहाँ पर भी ये रेडियस अल्ना, यहाँ पर भी ये रेडियस अल्ना, फिर रिस्ट बोन्स, कार्पल्स, और फिर मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? क्योंकि यहाँ पर कॉमन एंसेस्ट्री बता रही है। सिमिलरिटी क्यों है बोन स्ट्रक्चर में? क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ओरिजिन सेम हुई, फंक्शंस डिफरेंट है। अलग अलग एडाप्टेशन नीड्स की वजह से फंक्शंस अलग अलग हो गए। तो एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन।
एग्जाम्पल ऑफ ऑन एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होता है, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म या अनरिलेटेड स्पीसीज में जब सिमिलर फंक्शन डेवलप हो जाए तब उसको बोला जाता है एनालॉगस ऑर्गन्स। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का डायग्राम है। और यहाँ पर नेचर ने किसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इस एक्सेस पर, और यहाँ पर ये पीक जो है ये एक डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, तो ये कौन सा हुआ, ये डायरेक्शनल। आइदर राइट और लेफ्ट, किसी भी तरह का फिनोटाइप सेलेक्ट हो सकता है, इधर वाला फिनोटाइप भी और इधर वाला फिनोटाइप भी। तो ये हो गया डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डिसरप्टिव, डिसरप्टिव में क्या होता है, बोथ पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, बोथ पेरिफेरल वैल्यूज आर सेलेक्टेड। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा, ये इस तरह का। और स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग में मीन कैरेक्टर वैल्यू, तो यहाँ पर कैसा होगा, पीक जो होगा वो और नैरोअर हो जाएगा और हाइट होगी ज़्यादा, तो ये हो जाएगा स्टेबलाइजिंग के लिए। तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 141। इन ए हैबिटेट ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, 360 belong to genotype capital A, 482 capital A small a, and the remaining 162 small a। तो यहाँ पर कैपिटल A ये 360 दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, ये पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप दिया हुआ है, ये 360, और ये कितने में है, 1000 इंडिविजुअल्स में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 0.36 जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अब इससे हम लोग पी कैलकुलेट कर सकते हैं, पी कितना आएगा, 0.6। आफ्टर मेनी ईयर्स इन दिस हैबिटेट द न्यू पॉपुलेशन आर 2000 इंडिविजुअल्स। तो ये पहले 1000 थे, अब ये 2000 इंडिविजुअल्स हो गए। 1000 बिलोंग टू जीनोटाइप कैपिटल ए, 682 कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड द रिमेनिंग स्मॉल ए। अब यहाँ पर ये पी था 0.6, तो इसके अकॉर्डिंग जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कितनी है, एक्सपेक्टेड होगी 0.36, और 1000 में अगर देखा जाएगा तो ये आएगा 360, और 2000 के हिसाब से ये कितना होना चाहिए था, 720। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी दिखा रही है, 1000 बिलोंग्स टू जीनोटाइप कैपिटल ए। तो यहाँ पर अब जब कुछ काफ़ी समय के बाद, आफ्टर मेनी ईयर्स, अब यहाँ पर कैपिटल ए जो है, ये जो डोमिनेंट की जीनोटाइप, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है, ये कितनी हो गई है, 1000/2000। ये कितना आएगा, ये 0.5। तो पहले था 0.36 जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, और अब कितनी हो गई, अब ये हो गई है 0.5। तो इसका मतलब ये चेंज हो गई है, और अगर चेंज हुई है तो फिर ये हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, गलत है, क्योंकि हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी स्टेबल है और कांस्टेंट रहती है। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन्ड, ये सही है यहाँ पर। मोर एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज टेक्स प्लेस, तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये 0.36 था, अब ये 0.5। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन टेक्स प्लेस इन दिस हैबिटेट, ये स्टेबलाइजिंग नहीं है, ये कैसा है, डायरेक्शनल, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल्स का नंबर ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर सही होगा बी और सी, थर्ड।
So now question number 142. Which one of the following sequences was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? तो एवोल्यूशन के लिए डार्विन और वॉलेस जो थे सेम कंक्लूजन पर पहुंचे थे, सेम ऑब्जर्वेशंस थे इनके। तो ऑब्जर्वेशन क्या था? सबसे पहले इनका था ओवर प्रोडक्शन। किसी भी स्पीसीज में ओवर प्रोडक्शन की एबिलिटी है, इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, और ओवर प्रोडक्शन होगा बट यहाँ पर कांस्टेंट साइज रहती है। पॉपुलेशन का साइज किसी भी स्पीसीज का बहुत इनॉर्मसली नहीं बढ़ता है, पॉपुलेशन साइज जो होगा वो कांस्टेंट रहता है। और ये कांस्टेंट साइज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये किसकी वजह से? तो यहाँ पर होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और जब स्ट्रगल होगा तो जो फेवरेबल वेरिएशंस होंगे ये यहाँ पर सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। और जो जिन इंडिविजुअल्स के पास फेवरेबल वेरिएशंस थे, जब ज़्यादा सर्वाइव करेंगे तो अपने जैसे जीन्स जो होंगे वो ऑफस्प्रिंग्स में पास करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फेवरेबल वेरिएशंस की वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जब ये इंडिविजुअल सर्वाइव किए, अपने जीन्स पास किए, तो नेचर जो होगा इनको सेलेक्ट करेगा, जो फेवरेबल जीन्स वाले इंडिविजुअल्स थे। तो यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। और इसके बाद चूंकि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन होता रहेगा तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज या स्पीसीएशन। तो सीक्वेंस यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, देन वेरिएशन, देन नेचुरल सिलेक्शन, ये थर्ड वाले में दिया हुआ है। सबसे पहले आएगा ओवर प्रोडक्शन, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी किसी में भी ओवर प्रोडक्शन सबसे पहले नहीं दिया है। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन? एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कितनी मैचिंग्स करेक्ट हैं? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ appeared 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ये सही है, या 2 बिलियन ईयर्स अगो बोला जाए, दोनों ही सही है। इनवर्टिब्रेट्स ये 500 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी ठीक है। सीवीड्स और प्लांट्स ये 320 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी ठीक है। जॉलेस फिश प्लस यहाँ पर इसके साथ साथ सीलेकेंथ, लो फिन्स जो थे जिनसे फर्स्ट एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, ये दोनों कब थे? ये 350 मिलियन ईयर्स अगो। डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ, ये 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पर डेटा पूरा ही सही दिया हुआ है पांचों ऑप्शंस में, तो आंसर होगा यहाँ पर 4। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। In the given habitat, the weight of newborn ranges from 2 kg to 5 kg. यहाँ पर ये वेट दिया हुआ है 2 kg to 5 kg. 98% of the newborn born with an average weight between 3 to 3.3 kg. अब एवरेज वेट यहाँ पर है ये 3 to 3.3, और ये 98% पॉपुलेशन का है। 99% of the infants born with weight 2 to 2.5 या 4.5 to 5 kg die, मतलब जो एक्सट्रीम वाले हैं, चाहे वो इस एंड पर हो या इस एंड पर ट्रेट हो, इसको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया है। सेलेक्ट कौन सा हुआ है? मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो पीक विल गेट हायर, और ये कौन सा होगा? ये स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। डायरेक्शनल तब होता जब आइदर एंड पर वाला ट्रेट अगर सेलेक्ट किया जाता, चाहे वो इस एंड पर होता है या इस एंड पर, और अगर ये दोनों सेलेक्ट होते तो ये होता डिसरप्टिव। नेक्स्ट, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या था? ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बाद फिर रामापिथेकस, इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
फिर होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथालेंसिस, इसके बाद फिर क्रोमैग्नन, और क्रोमैग्नन डायरेक्ट एंसेस्टर है किसका, ह्यूमंस का, जो मॉडर्न होमो सैपियंस मॉडर्न मैन। तो यहाँ पर सीक्वेंस अगर देखा जाए 145 में, तो रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस थर्ड में सही दिया हुआ है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को पहले दिखा दिया, ये गलत हो गया। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस पहले था होमो इरेक्टस से, तो ये भी गलत। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहाँ पर फिर पहले दिखा दिया, ये भी गलत। आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? HMS बीगल, तो HMS बीगल ये डार्विन का शिप था जिससे इन्होंने समुद्री यात्रा की थी, सी वॉयज। स्टैनले मिलर, इन्होंने प्रूफ दिया था केमिकल एवोल्यूशन का, और इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? तो इनके एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। और सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रिमिटिव अर्थ की जो कंडीशंस थी उनको कॉपी किया गया था, उनको सिमुलेट किया गया था, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस। टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, ये यहाँ पर रेशियो में लिया गया था 2:1:2 के रेशियो में। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटिंग इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रोड्स वगैरह यूज किए गए थे। और फर्स्ट यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे वो अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड। स्टेलर डिस्टेंसेस ये मेजर किए जाते हैं लाइट ईयर्स में। और ओपेरिन और हेल्डेन, ओपेरिन रशिया के थे, हेल्डेन इंग्लैंड के, इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी दी थी। तो 146 का करेक्ट आंसर होगा ए इज थर्ड, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी इज फर्स्ट, सी इज सेकंड, डी इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। Match the following concepts of evolution in list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. Mutation, तो म्यूटेशन क्या हुआ? सोर्स ऑफ न्यू एलील्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये इधर होगा। तो सोर्स ऑफ न्यू एलील्स, म्यूटेशन। जीन फ्लो, जीन फ्लो कब? अगर जीन माइग्रेशन कई बार होगा तो उसको जीन फ्लो। तो इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन, चेंज एलील फ्रिक्वेंसी। इमिग्रेशन अगर बाहर से इंडिविजुअल्स ओरिजिनल पॉपुलेशन में आ रहे हैं, और ई माइग्रेशन अगर उस पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं तो ई माइग्रेशन। तो ये हो गया जीन फ्लो। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन चेंजेस इन पॉपुलेशन एलील फ्रिक्वेंसी, डिफरेंस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अमंग वेरिएंट इंडिविजुअल्स। तो नेचुरल सिलेक्शन जो होगा ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए, और ये किस वजह से? जो फेवरेबल वेरिएशंस होंगे वो सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये होता है चांस इवेंट पे बेस्ड है, यहाँ पर भी एलील फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो डी का होगा फर्स्ट। तो ए इज फोर्थ, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। Which one of the following is the example of evolution by anthropogenic action? Anthropogenic action मतलब human action. Antibiotic resistance microbes, marsupial radiation, adaptive radiation, या all of these? तो antibiotic resistance microbes ये यहाँ पर ह्यूमन एक्शन की वजह से, मार्सुपियल रेडिएशन और एडाप्टिव रेडिएशन ये नेचर की वजह से।
यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन, और यहाँ पर ये ह्यूमन एक्शन की वजह से। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। Now we move to another question, question number 149. What was the most significant trend in the evolution of modern man, Homo sapiens, from his ancestors? तो यहाँ पर सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। शॉर्टनिंग ऑफ जॉज, बाइनोकुलर विजन, इंक्रीज cranial कैपेसिटी, अपराइट पोस्चर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। अपराइट पोस्चर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से हैंड्स जो थे वो फ्री हो गए थे बाकी एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से बाकी स्किल्स फिर डेवलप हो पाई। तो 149 थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच यहाँ पर यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये यूनिवर्स 20 ट्रिलियन ईयर्स ओल्ड गलत हो गया। अर्थ का फॉर्मेशन ये 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। बिग बैंग थ्योरी ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, और इसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन के बाद फिर गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, और गैसेस के फॉर्मेशन के बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बनी, और ये ग्रेविटेशन की वजह से फिर ये गैलेक्सीज का फॉर्मेशन, और गैलेक्सीज में हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें अर्थ का फॉर्मेशन। तो अर्थ 4.5 बिलियन 20 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये सारे सही है। 150 सेकेंड इज इनकरेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिटवीन ट्राइसेराटॉप्स एंड स्टीगोसॉर्स? तो ट्राइसेराटॉप्स जिसके हेड पे 3 हॉर्न्स थे, ये ट्राइसेराटॉप्स, और ये कैसा था, ये हर्बीवोर्स। और स्टीगोसॉर्स पे यहाँ पर डॉर्सल साइड पे प्लेट्स थी। तो बोथ आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ये डायनासोर्स हैं, डायग्राम में दिया हुआ है। तो बोथ आर एक्सटिंक्ट एनिमल सही है। बोथ आर रेप्टाइल्स, ये भी सही है। बोथ आर ए टाइप ऑफ डायनासोर्स, ये भी ठीक है। ट्राइसेराटॉप्स इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड, ये गलत है, ये बर्ड नहीं है, ये रेप्टाइल्स हैं। तो ए, बी और सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 152, टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म that appeared on the earth were non-green and presumably anaerobes। तो ये दो स्टेटमेंट सही है। पहला ऑर्गेनिज्म जो था वो कौन सा था, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थे ये। और जब ऑर्गेनिक मैटर सारा कंज्यूम हो गया तो उसके बाद फिर आए कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बाद थे फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और फोटो ऑटोट्रॉफ्स में भी जो पहले बने थे वो कौन से थे, वो थे एनॉक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और इसके बाद थे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म जो ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एनारोबिक, ये वाला भी एनारोबिक, और ये जो था ये एरोबिक था। तो ये स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉफ्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। तो ये भी ठीक है। पहले ऑर्गेनिज्म जो थे वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, विच टू एनिमल शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन? कौन से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं? तो अगर अडेप्टिव रेडिएशन आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग हो रहे हों तो जो सेम हैबिटेट में पहुंचेंगे वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल्स होंगे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का अडेप्टिव रेडिएशन था, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स का।
और यहाँ पर जो दो इक्विवेलेंट्स हैं वो कौन से, लीमर और स्पॉटेड कस्कस, ये सही है। लीमर यहाँ पर क्या है, ये प्लेसेंटल मैमल है, स्पॉटेड कस्कस ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो यहाँ पर सेम हैबिटेट में पहुँचने की वजह से सेम फीचर्स डेवलप हुए। लीमर एंड बॉबकैट, तो ये यहाँ पर लीमर क्या था, लीमर यहाँ पर ये प्लेसेंटल मैमल हो गया। बॉबकैट ये भी यहाँ पर क्या है, ये भी प्लेसेंटल मैमल है, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं हुआ ये। कोआला एंड वॉम्बैट ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही मार्सुपियल्स हैं। सुगर ग्लाइडर एंड कोआला ये भी दोनों मार्सुपियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम कार्टून दिया हुआ है किसका, एंटीबॉडी का, दो हैवी चेन्स, दो लाइट चेन्स, H2L2 से रिप्रेजेंट होता है। X यहाँ पर ये एन टर्मिनल, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, सही है। ये पैराटोप्स, ये एंटीजन के एपिटोप्स से बाइंड करेंगे। और ये यहाँ पर लाइट चेन, ये हैवी चेन और ये लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन, और हैवी चेन और लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में ये डाइसल्फाइड ब्रिज, और दो हैवी चेन्स के बीच में भी ये डाइसल्फाइड ब्रिज। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट सही दिया हुआ है, वाई लाइट चेन है, सही है, और जेड हैवी चेन है, ये भी सही है। आंसर होगा यहाँ पर ऑल। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। डेंगू यहाँ पर वेक्टर पूछा गया है, तो वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है, डेंगू वायरस वेक्टर नहीं। चिकनगुनिया, एडीज मॉस्किटो, इसकी दो स्पीसीज, एडीज एजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस। ये दो, और डेंगू भी इन्हीं से, एडीज मॉस्किटो से। फाइलेरियासिस ये फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एडीज, तो ये तीनों सही दिए हुए हैं, पहला वाला यहाँ पर इनकरेक्ट है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच कौन सा होगा, तो ये मोल प्लेसेंटल मैमल है, ठीक है। मार्सुपियल कंगारू, ये मार्सुपियल, और ये बॉबकैट, और ये प्लेसेंटल मैमल है। मार्सुपियल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ये लीमर, ये भी प्लेसेंटल मैमल का एग्जाम्पल है, तो ये सही है। 156 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। तो स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट ये सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट कहलाता है। कॉपी की गई थी कंडीशंस जो प्रिमिटिव अर्थ पर थी। इसके अलावा इसमें एपरेटस का नाम स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस, और यहाँ पर जो गैसेस का मिक्सचर लिया गया था वो मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, और इसके अलावा वाटर वेपर। रेशियो था 2:1:2। टेम्परेचर लिया गया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर ये लाइटनिंग के लिए, जो प्रिमिटिव अर्थ पे लाइटनिंग हो रही थी उसको सिमुलेट करने के लिए हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रोड्स लिए गए थे। तो ये सारा ही कुछ सही दिया हुआ है, A, B, C, D एंड E all. Now we move to other question, question number 158. Given below are two statements, mutation are random and directionless. तो ये सही है। म्यूटेशन थ्योरी जो थी वो ह्यूगो डिवरीज ने दी थी, इवनिंग प्रिमरोज पर वर्क किया था। और ये म्यूटेशन कैसे होते हैं, म्यूटेशन लार्ज है, रैंडम है, डायरेक्शनलेस है, और सिंगल स्टेप होगा सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, तो ये सही है। डार्विनियन वेरिएशंस आर लार्ज एंड रैंडम, तो ये गलत। डार्विनियन वेरिएशन कॉन्टिन्यूस होंगी, स्मॉल होंगी, और रैंडम नहीं होंगी, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट।
second. Now we move to other question. Question number 159. Which of the following are result of excessive doses of drugs? तो एक्सेसिव डोज ड्रग की ये कोमा को भी लीड कर सकती है, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, सेरेब्रल हेमोरेज, ये सारे ही पॉसिबल हैं. Now we move to other question 160. Every day we are exposed to large number of infectious agent. However, only a few of these exposures result in diseases. तो ज़रूरी नहीं है हर किसी को जो इन्फेक्शन है वो एंटीजन जो है वो अफेक्ट करे. तो इसका रीज़न क्या है? और बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स. और इसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता. तो ये असर्शन भी सही है. सबको हर किसी को इन्फेक्ट नहीं करता है, हर पैथोजन इन्फेक्ट नहीं करता है. और किस वजह से? तो ये इम्यूनिटी की वजह से. असर्शन भी सही हुआ, रीज़न भी सही हुआ, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 161. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. प्लेग, बैक्टीरियल डिजीज, निमोनिया, बैक्टीरियल डिजीज, डिफ्थीरिया, फंगल डिजीज. तो प्लेग जो है ये एर्सीनिया पेस्टिस इसका कॉजेटिव एजेंट है. रैट फ्ली इसका वेक्टर होगा. निमोनिया ये होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, बैक्टीरिया है ये, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से. दो पॉजिटिव एजेंट इसके दिए हुए हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी. तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है. और एड्स HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. तो ये वायरल डिजीज है, ये भी ठीक है. डिफ्थीरिया ये बैक्टीरियल है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरी. आंसर होगा यहाँ पर थर्ड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 162. द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड. तो इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. और इंटरकाइनेसिस हुआ ड्यूरेशन बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 163. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी जो होगी, इम्यूनिटी में भी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के दो ब्रॉड कैटेगरीज, इननेट एंड एक्वायर्ड. इननेट जो सिंस बर्थ प्रेजेंट होगी, एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम में एक्वायर की जाएगी. इम्यूनिटी एक्टिव या पैसिव हो सकती है डिपेंडिंग कि अगर एंटीबॉडीज जो है प्री फॉर्म्ड है तो वो पैसिव, और अगर बॉडी खुद बना रही है तो वो एक्टिव. तो ठीक है. व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से अगर बन के आएंगे, दी गई है, तो यहाँ पर ये पैसिव इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. ये गलत है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है और ये लाइफ टाइम में एक्वायर किया जाएगा. तो ये भी गलत है. स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मतलब यहाँ पर जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये पर्टिकुलर पैथोजन के लिए होगी, पैथोजन स्पेसिफिक होगी. और इसमें के लिए मेमोरी भी डेवलप हो जाएगी, मेमोरी टी सेल्स. द टी लिम्फोसाइट मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए और टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए. तो ए, बी और डी यहाँ पर सही दिया हुआ है. सी इज इनकरेक्ट. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 164. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स. निकोटीन जो एल्कलॉइड है, स्मोकिंग में प्रेजेंट, सिगरेट स्मोक में होगा. स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन. और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं. कोकेन इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन.
कोकेन जो होगा ये इंटरफियर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ये भी ठीक है। कोकेन किससे ऑब्टेन्ड होता है? तो कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका। और निकोटीन इज ए एल्कोलॉइड। और स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो फिर इससे हार्ड आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, नई ड्रग्स ट्राई कर सकते हैं। तो 164 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हेरोइन इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, ये ठीक है, इसका डिप्रेसिंग एक्शन होगा। Cannabinoids are a group of chemicals which interact with the cannabinoid receptors present principally in the brain, ये भी ठीक है। कैनाबिनॉइड्स जो हैं ये कैनबिस सटाइवा, इससे ऑब्टेन्ड होते हैं। और ये कैनाबिनॉइड्स मैरिजुआना, चरस, हशीश, गांजा, ये सब। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Now we move to other question. Question number 166. Given below are two statements. Therapsids and pelycosaurs are extinct animals. तो ये सबसे पहले यहाँ पर अर्ली रेप्टिलियन एंसेस्टर्स, और इनसे दो ग्रुप्स, एक है सौरोप्सिड्स और एक है सिनेप्सिड्स, और दूसरा है सिनेप्सिड्स। और सिनेप्सिड्स से फिर ये पेलिकोसॉर्स और थेराप्सिड्स, और इनसे फिर आगे चल करके मैमल्स। तो ये क्या थे? ये रेप्टाइल्स, थेराप्सिड्स एंड पेलिकोसॉर्स, ये एक्सटिंक्ट मैमल्स नहीं है, मैमल्स इनसे अराइज हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Third. Now we move to other question. Question number 167. Intestinal perforation may occur in severe cases of, तो intestinal perforation ये टाइफाइड का कॉम्प्लिकेशन है। टाइफाइड में सस्टेन्ड हाई ग्रेड फीवर होगा, सस्टेन्ड हाई ग्रेड फीवर, और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है ये इसका इंटेस्टाइनल परफोरेशन। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसके लिए विडाल, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कैंसर? इन कैंसर सेल्स द कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, तो ये सही है। नॉर्मल जो सेल्स होती है उनमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, जब डिवाइड करके एक दूसरे कॉन्टैक्ट पे आएंगी तो डिवीजन रुक जाता है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करती जाएंगी। केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। कार्सिनोजेंस जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर टार वगैरह है जो ये कार्सिनोजन का काम करेगा। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स, ये भी ठीक है। ऑन्कोजेनिक वायरस जैसे हेपेटाइटिस सी। ionizing radiations like x-rays and non-ionizing radiations like UV rays, gamma rays, तो gamma rays भी कैसे है? ये ionizing radiation, x-rays and gamma rays ये दोनों ही ionizing, तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये ठीक है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस का मतलब जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो डिसलॉज होकर के, मतलब अलग होकर के जहाँ पर भी डिस्टेंट ऑर्गन पे जाएंगी वहाँ मल्टीप्लाई करेंगी और वहाँ पर ट्यूमर कॉज करती हैं। तो ए, बी, सी और ई यहाँ पर करेक्ट है, डी इनकरेक्ट।
Now we move to other question. Question number 169. How many matchings are correct? Ascaris, ये मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल, मतलब इसका जो पैरासाइट है उसके लिए सिंगल होस्ट चाहिए. डायजेनेटिक मतलब 2 होस्ट, तो सिंगल होस्ट यहाँ पर कौन सा है? ह्यूमन. और ये किस पार्ट को? ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट को अफेक्ट करती है. वूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वूचरेरिया मेलाई 2 स्पीसीज हैं. डायजेनेटिक लाइफ साइकिल मतलब 2 होस्ट चाहिए, तो इसके लिए एक होस्ट ह्यूमन, दूसरा मॉस्किटो फीमेल क्यूलेक्स. प्लाज्मोडियम, ये भी डायजेनेटिक लाइफ साइकिल शो करता है, ह्यूमंस और मॉस्किटो यहाँ पर एनाफिलीज. चिकनगुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जॉइंट पेन, आर्थ्रैल्जिया. तो ए बी सी और डी यहाँ पर ये चारों ही करेक्ट हैं, तो आंसर होगा सेकंड 169. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 170. हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? टाइफॉइड, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये ठीक है. टाइफॉइड फीवर स्मॉल इंटेस्टाइन सस्टेन्ड हाई ग्रेड फीवर होता है. स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कॉम्प्लिकेशन है इसका. निमोनिया में फीवर, चिल्स और एल्वियोलस का इन्फेक्शन है ये, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है. एल्वियोलस गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड, यहाँ पर फ्लूइड भर जाएगा जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, साइनोसिस होगी. बॉडी जो होगी वो नीली पड़ने लगती है. कॉमन कोल्ड नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. एस्कैरियासिस में ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग होगी तो अनीमिया इसका फीचर होगा. तो ये सारे ही मैचिंग यहाँ पर सही दी हुई हैं, तो आंसर होगा 170 का सेकंड. So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Alice sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 170 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं. हम आपको 171 से 200 तक कराने आए हैं, और आपको पता है हम लोग टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं. ऑल इंडिया नीट टेस्ट 16 जो 27 मतलब जनवरी को हो रहा है. ठीक है, चलिए. लिखा हुआ है कि भैया 171 द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर. डेंगू फीवर का कॉजेटिव एजेंट पूछना चाह रहे हैं बेटा वो, और आपको बताना है. तो बताइए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अलग होता है और वेक्टर अलग होता है. तो अगर पूछा जाए कि इसका वेक्टर क्या है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो जो आपके पास बीमारी करेगा वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है. और ये चाहे चिकनगुनिया हो चाहे डेंगू फीवर हो, ये दोनों वायरल फीवर हैं, और ये वायरल फीवर है. और वायरस का नाम क्या है? तो वायरस का नाम है फ्लेवी राइबो वायरस. लेकिन इसका पूछा जाए कि भैया इसका वेक्टर कौन है, तो मॉस्क्यूटो है. और मॉस्क्यूटो भी कौन सा? एडीज इजिप्टाई है ना. एडीज इजिप्टाई जो होगा वो इसका हो जाएगा कॉजेटिव वेक्टर. तो आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म गंबूसिया नहीं होगा, ये तो लार्विशीडल फिश होती है. कॉर्नीबैक्टीरियम नहीं, फ्लेवी राइबोवायरस, माइकोबैक्टीरियम नहीं. आंसर क्या बन जाएगा 171 का थर्ड. अगला क्वेश्चन देख लें. अगला क्वेश्चन आपके पास, अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ. तो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बीच में थ्योरीज की पहले बात की गई. तो ऐसी थ्योरीज बहुत सारे साइंटिस्ट और थिंकर्स का मानना था कि वो जो लाइफ यहाँ पर अर्थ पर आई है वो डिफरेंट प्लैनेट से स्पोर के फॉर्म में आई है. इसी को हम थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया कहते हैं. क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया. उसके अलावा फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ कम्स आउट डिकेइंग रॉटिंग मैटर, जैसे कि स्ट्रॉ, मड एटसेट्रा. इस थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं. ये बात भी है.
कुछ लोगों का मानना था स्पोर्स के फॉर्म में आई, कुछ लोगों का मानना था नॉन लिविंग से लिविंग बनते हैं। मतलब मड और स्ट्रॉ, आपने देखा होगा कि मतलब पसीने से गीली शर्ट को हमने राइस ब्रांड में रख दिया था, भूसे में, और फिर 21 दिनों के बाद चूहे दिख गए थे। मतलब जो है ना, जमीन से निकलते हुए सांप और मेढकों को देखा तो उन्होंने कहा कि नॉन लिविंग से लिविंग बनते हैं। इसी थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इस एबायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड किया था 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने, लज़ारो स्प्रेंजानी, आपके पास उसके अलावा आपके लुइस पाश्चर हो गए, है ना, और उसके अलावा एक साइंटिस्ट का नाम और था। लेकिन आपके पास ये एबायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए नाम लुइस पाश्चर का लिखा हुआ है। तो लुइस पाश्चर ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी। तो ये दोनों बातें तो सही हैं, ये दोनों बातें सही हैं। 172 का 4 हो जाना है। अगला असर्शन लिखा है द डिजीज कॉजिंग एजेंट आर नॉट ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल बात सही है कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है सिर्फ यूनिसेलुलर थोड़ी ना है। आप रिंग वर्म को कॉज करता है फंजाई, फंजाई मल्टी सेलुलर है। आपके पास फाइलेरिसिस को कॉज करने वाला वुचरेरिया, ये भी आपके पास मल्टी सेलुलर है। तो ये वाला रीजन भी सही है। तो असर्शन सही, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर 173 का 4 होना है। अगला देखिए 174, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम ये बताता है कि कोई भी पॉपुलेशन इवॉल्विंग है या नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी बड़ी पॉपुलेशन के बारे में बात किया जाए, अगर उसमें वो पॉपुलेशन साइज में बड़ी है, रैंडम मेटिंग करती है, म्यूटेशन नहीं होता है, जीन का किसी तरीके का माइग्रेशन या फ्लो नहीं होता है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसी पॉपुलेशन को नॉन इवॉल्विंग बोलते हैं। और P प्लस Q बराबर यहीं पर हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जिसे कांस्टेंट बराबर 1 बोलेंगे। कहने का मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? जीन माइग्रेशन करेगा, बिल्कुल करेगा, म्यूटेशन बिल्कुल करेगा, नेचुरल सिलेक्शन बिल्कुल करेगा, मेटिंग बिल्कुल करेगा, पॉपुलेशन का साइज बिल्कुल करेगा। तो आपके पास आंसर 4 हो जाना है। आगे लिखा हुआ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular form of life with difference in metabolic capability originated on earth। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ही है आपके पास कुछ वेरिएशन आना, अच्छे वेरिएशन को सेलेक्ट कर लेना। ये वेरिएशन कहां पर होंगे? जीन लेवल पर। तो कह रहे हैं ये सेलुलर लेवल की बात की जा रही है, तो ये वाली बात सही है। लिखा हुआ व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन, जब 2 एडाप्टिव रेडिएशन को एक ही जियोग्राफिकल एरिया पर स्टडी करेंगे, तो जो आपके पास 2 एडाप्टिव रेडिएशन है, एक के दूसरे सामने वाला जो एनिमल है, वो दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। और ये वाली लाइन सही। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। आंसर आपके पास 4 हो जाना है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन अ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट कहां डेवलप होता है? गैमेटोसाइट तो डेवलप होता है भाई ह्यूमन की आरबीसी में, और फिर गैमेटोसाइट जब वो फीमेल की बॉडी में पहुंचते हैं मॉस्किटो के, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, वहां डेवलपमेंट होता है। तो कहते हैं गैमेटोसाइट डेवलप कहां हुआ? लिवर में नहीं, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में नहीं, मॉस्किटो गट में नहीं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आरबीसी ऑफ ह्यूमन में। अगला लिखा हुआ ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। सही बात है कि अगर हम एड्स के ट्रीटमेंट में रिट्रोवायरल ड्रग का यूज करते हैं, क्या यह फुल्ली ट्रीटमेंट देता है? नहीं, पार्शियली ट्रीटमेंट देता है। एक बार एड्स के सिम्टम आ गए, एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब यह है कि भाई आपको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज लग चुकी हैं, बहुत सारी डिजीजेस के सिम्टम्स सिंड्रोम का फॉर्म ले चुके हैं। अब आप रिट्रोवायरल ड्रग से थोड़ा बहुत हेल्प पा सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकते। बात सही है। लिखा हुआ है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। सबसे बुरी बात तो यही है कि नो टाइम लैग होता तो तुरंत हम उसका इलाज कर लेते। इसका टाइम लैग बहुत ज्यादा है, लगभग 8 से 10 साल। मतलब ये इन्फेक्शन, एक्चुअल इन्फेक्शन से सिम्टम आने तक में टाइम 8 से 10 साल का लग जाता है। लेकिन जब 8 से 10 साल हो जाते हैं, सिम्टम जब तक आते हैं तब तक बहुत सारी
अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज लग चुकी होती। ये नो लिखा हुआ है, दैट्स वाई गलत है। एक सही दूसरा गलत, आंसर आपके पास 177 का सेकंड हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अगला क्वेश्चन हम लेकर चलें तो अगला क्वेश्चन है 178, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच निकालना है तो बताइए, जुरासिक सीनोजोइक में आता है? बिल्कुल नहीं, ये तो मीसोजोइक में आएगा। किस में आएगा? मीसोजोइक में। आपके पास क्रिटेशियस सीनोजोइक में आता है? बिल्कुल नहीं आता, ये भी मीसोजोइक में आएगा। मीसोजोइक के कितने पीरियड होते हैं? 3 पीरियड, आपने नाम सुने होंगे, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो आपके पास डिवोनियन क्या पैलियोजोइक में आता है? ये बात सही है। क्वाटरनरी मीसोजोइक में आता है? नहीं, ये तो सीनोजोइक में आता है। सीनोजोइक में कितने पीरियड होते हैं सीनोजोइक में? तो वो 2, क्वाटरनरी और टर्शरी। जबकि पैलियोजोइक में 6 आपके पास पीरियड हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को बताना है। फिजिकल बैरियर, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सही है। फिजिकल बैरियर में स्किन आता है, म्यूकस की कोटिंग आती। फिजियोलॉजिकल बैरियर में सलाइवा इन माउथ हो गया, टीयर इन आइज हो गया, स्टमक में HCl हो गया, है ना। आपके पास सेलुलर बैरियर में ल्यूकोसाइट मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मैक्रोफेजेस आपके पास कम्स अंडर सेलुलर बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में मैक्रोफेजेस एंड टिश्यू आते हैं, ये नहीं आते। साइटोकाइन बैरियर में वायरस इन्फेक्टेड सेल्स आती हैं और वो कोई भी हो सकती है। तो ये वाली बात गलत है, ये आपके पास 179 का 4 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द एनालॉगस ऑर्गन। अगर मैं एनालॉगस ऑर्गन की बात करता हूं तो बताइए एनालॉगस ऑर्गन में ओरिजिन क्या होगी? डिफरेंट। ओरिजिन क्या होगी बेटा? डिफरेंट। बट फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा सेम। बट फंक्शन क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो कहना है आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, मतलब आई का फंक्शन क्या है आपके पास देखना है, चाहे ऑक्टोपस या मैमल्स, फंक्शन सेम है। वो आपके पास ओरिजिन डिफरेंट है, सही है। फ्लिपर्स मतलब तैरना होता है इसका काम। पेंगुइन और डॉल्फिन अलग है, एक बर्ड है और एक आपके पास मैमल है। ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों का काम स्टोरेज ऑफ फूड है। स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो स्टेम है, ओरिजिन डिफरेंट है। आपके पास विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, दो विंग्स का काम क्या है? कॉमन फंक्शन आपके पास फ्लाइंग करना, और बटरफ्लाई और बर्ड्स अलग अलग। बटरफ्लाई आपके पास ऑर्थोपोड हो गया, ये बर्ड्स हो गई, ओरिजिन डिफरेंट है। सारे ऑप्शन सही हैं, आंसर 180 का थर्ड हो जाएगा। आंसर 180 का क्या हो जाएगा? थर्ड। सारी बातें सही हैं। 181, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेस द यूनिवर्स। गैलेक्सी कंटेन स्टार क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, मतलब मिलियनों गैलेक्सी और मिलियनों स्टार्स और स्पेसिफिक गैसेस और डस्ट मिलकर बनाते हैं किसी भी एक गैलेक्सी को। गैलेक्सी मिलकर आपके पास बना रहे हैं यूनिवर्स को, जिसकी एज लगभग बोली जाती है 20 बिलियन ईयर्स एगो। लिखा हुआ है लुइस पास्चर, बी केयरफुल, एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट द लाइफ कम्स फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बिल्कुल बात सही है, और ये थ्योरी आती है बायोजेनेसिस। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस थ्योरी। और ये ए बायोजेनेसिस थ्योरी को टोटली डिस्कार्ड करती और कहती है ओमनिस वाइवम ई विवो। लेकिन ये थ्योरी ये नहीं बता पाती कि पहली लाइफ कैसे आई है। ठीक है, तो ये वाली बात तो दोनों सही हैं। तो आंसर आप 4 के साथ जाइएगा, 181 4। अगला करेक्ट मैच बताना है, करेक्ट मैच करना है। बताओ, बता सकते हो कि नहीं? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स आपके पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं क्योंकि लिम्फोसाइट को स्टोर करते हैं। ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का 4 देखो, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। आंसर देखिए सिर्फ एक ही मैचिंग से आ रहा है। बाकी आप देख लीजिए, HIV एक तरह का रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। स्प्लीन जो है वो आपके पास रिजर्वॉयर ऑफ RBC है, और थाइमस को हम और बोन मैरो को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं।
तो ये वाला 4 ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच दिखाना है, बताओ फिर से। माइक्रोस्पोरम, वुचरेरिया, वायरस और बैक्टीरिया। माइक्रोस्पोरम आपके पास रिंग वॉर्म करेगा, वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई या मलाई आपको फाइलेरिया करेगा, वायरस से कॉमन कोल्ड हो जाएगा, और बैक्टीरिया आपके पास प्लेग डिजीज बैक्टीरियल है। सारी मैचिंग बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो 183 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 184, a population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if, आप कह रहे हैं कि कोई भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में। कब? तो हमने कहा कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कब मेंटेन रहेगा, कब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा? पॉपुलेशन का साइज ज्यादा हो, रैंडम मेटिंग हो, किसी तरह का नेचुरल सिलेक्शन ना हो, म्यूटेशन ना हो, जीन का माइग्रेशन और जीन का फ्लो ना हो। अगर इसके जस्ट उल्टा होगा तो वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इंडिविजुअल मेट सेलेक्टिवली, बिल्कुल, ये तो रैंडम मेटिंग की बात करता है, अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन नहीं होगा, नो माइग्रेशन से नहीं होगा, और पॉपुलेशन साइज से नहीं होगा। जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपने सेलेक्टिवली मेटिंग करा दी तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए रैंडम मेटिंग में हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। चलिए, which was absent in the atmosphere at the time of origin of life? origin of life के टाइम माहौल कैसा था? रिड्यूसिंग था, और रिड्यूसिंग माहौल में ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं थी। अमोनिया था, हाइड्रोजन था, मीथेन था, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी। आंसर क्या बन जाएगा 185 का? 185 का आंसर बनेगा थर्ड। अगला देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लिए मुझे करेक्ट बात बतानी है, क्या बता पाओगे? प्लाज्मोडियम इन्फेक्शियस एजेंट है, बिल्कुल है, बीमारी को कॉज करेगा। फिर बाद में लिखा हुआ है कि भैया पैथोजन है, बिल्कुल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ में आता है, प्रोटिस्टा का मेंबर होगा क्योंकि प्रोटोजोआ कम्स अंडर द प्रोटिस्टा, और यूनिसेलुलर यूकेरियोटा। सारी बातें सही है, आंसर थर्ड बनेगा। ठीक है, अगला बताइए, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-विनबर्ग्स लॉ, द होमोजाइगस रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दी है इन द पॉपुलेशन 16%। मतलब उसने Q क्या दिया हुआ है? Q जो है वो दिया हुआ है होमोजाइगस रेसेसिव एलील। ठीक है, होमोजाइगस रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 16%। और 16% की बात करी जाए तो बताइए Q स्क्वायर को परसेंटेज से हटाओ तो 16/100 करोगे तो Q स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो ये 0.16 आ जाएगा। जब Q निकालोगे तो रूट में 0.16 चला जाएगा, रूट खोलोगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.4। तो वो कह रहा है फाइंड आउट द डोमिनेंट एलील। तो जब Q आ गया है 0.4 तो P बराबर क्या आ जाएगा? P प्लस Q बराबर क्या होता है? 1। P प्लस Q बराबर होता है 1। और अगर P की वैल्यू निकालनी है, Q आपके पास 0.4 है, तो बताइए आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.6। P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6। मतलब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 0.6। और फिर कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट करिए परसेंटेज ऑफ द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो आपको पता है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के लिए हम टर्म लेते हैं 2pq, और 2 से मल्टीप्लाई करिए 0.6 और Q का 0.4, और 6 चाकू 24 दूना 48, ये हो जाएगा 0.48। तो ये आपके पास दूसरा जवाब, ये पहला जवाब। तो देखिए P की वैल्यू यहां पर डोमिनेंट एलील की 0.4 दी है, पहले ऑप्शन गलत। 0.6 ठीक है, लेकिन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल 60% दिया हुआ है। अगर परसेंटेज निकालोगे तो 0.48 का परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 48%। तो 60% वाली बात गलत है, आंसर 4 सही है। आंसर क्या है? 4 सही। समझ आ गया क्या बेटा? आ ही जाना चाहिए। अगला देखिए,
लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते होंगे क्योंकि यहां पर आपको दो तरह से मुझे लगता है गलतियां होती हैं। पहला, आपको जब भी डायनासोर्स के फोटो दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है, और दूसरा प्लांट और एनिमल का जब इवोल्यूशन पूछा जाता है। तो ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर है, पता है। टायरेनोसोरस मैमल नहीं है, ये भी डायनासोर्स है, और स्टेगोसोरस भी डायनासोर, और ब्रैकियोसोरस भी। तो गलत जवाब आपके पास सेकंड है। अगला देख लो, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। तो ये बात गौर से देखना, एंजियोस्पर्म सीनोजोइक एरा में ही आए हैं, जबकि बीसोजोइक एरा में आपके कोनिफर्स आए हैं, साइलोफाइटोन पैलियोजोइक एरा, और साइकेड्स आपके पास मीसोजोइक एरा। इसका कोई अपना बढ़िया सा कोई ट्रिक बनाओ, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। आप अगर ये क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो अपने तरह से उस पूरे ग्रुप में कौन सा पीरियड, कौन सा आपके पास एरा, ये आपको याद होना चाहिए। यहां पर तो आंसर आपके पास चारों को चारों बातें सही हैं और थर्ड बन जाएगा। 190 लिखा हुआ है WHO has started a number of program to prevent the spreading of HIV infection. These programs are, तो भाई WHO ने स्टार्ट किया एक प्रोग्राम जिससे HIV का इन्फेक्शन कम हो सके, मतलब वो HIV का फैलना कम हो सके। उसके लिए कहा गया मेकिंग ब्लड एंड ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, यस, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, यस, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, यस, और ये इंश्योर किया जाए कि भाई जो भी निडल है वो ओनली डिस्पोजेबल ही यूज किया जाए, चाहे वो पब्लिक वाला हेल्थ केयर हो, चाहे वो प्राइवेट हेल्थ केयर हो, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, तो ये वाली बात भी सही है, चारों बातें सही, आंसर आपके पास ऑल हो जाएगा। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है, बताइए इनकरेक्ट मैच। अब देखिए बताने क्या लिखा हुआ है, एस्कैरिस। एस्कैरिस आपके पास राउंड वॉर्म एंडोपैरासाइट होता है, यस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरल है, एंडोपैरासाइट, यस। साल्मोनेला टाइफी एंडोपैरासाइट है, यस। और एडीज मॉस्किटो एक्टोपैरासाइट है, गलत, क्योंकि मॉस्किटो वेक्टर होते हैं, पैरासाइट नहीं होते। तो ये वाला आंसर 191 का 4 हो जाएगा। अगला देख लो, अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। थॉमस माल्थस, कौन इन्फ्लुएंस था इनसे? डार्विन। उन्होंने कहा था कि अगर सफिशिएंट मात्रा में रिसोर्सेस हो तो पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल है उसके पास ह्यूज पावर रिप्रोडक्शन की है, वो पॉपुलेशन को बढ़ा लेगा और पॉपुलेशन की ओवर पॉपुलेशन को शो करेगा। इसके आगे की बात डार्विन ने कंटिन्यू करी, ओवर पॉपुलेशन जब हो जाएगी तो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा और न्यू वेरिएशन आएंगे, और वो न्यू वेरिएशन में अच्छे वेरिएशन सेलेक्ट होंगे जिससे हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। वही फिट रहेगा जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, उसी को हम कहेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन को स्टडी किया, वर्क किया, ये बात सही है। डार्विन ने लार्ज डिफरेंसेस के अराइजिंग होने की बात करी सडनली, ये बात गलत है, ये ह्यूगो डिवरीज की बात है। ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन की बात की थी, ठीक है। उसके बाद ह्यूगो डिवरीज वेरिएशन स्मॉल एंड डायरेक्शनल, नो नो नो, ह्यूगो डिवरीज ने लार्ज डिफरेंस की बात करी और वो डायरेक्शन लेस की बात करी, ये भी बात गलत है। लेकिन स्मॉल और डायरेक्शनल की बात डार्विन ने की थी। उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बाय यूज एंड डिसयूज ऑर्गन के सामने डार्विन लिखे हुए हैं, गलत जवाब है। ये थे आपके पास लैमार्क। कौन थे? लैमार्क। तो आपको गलत जवाब तीनों है, एक ही जवाब सही है, 192 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के बारे में याद रखिएगा कि भाई वो वायरस फ्लेविराइबो वायरस। अगर मैं बात करूं दूसरा सिम्टम्स में आपके पास हाई फीवर, हेडेक, मस्कुलर पेन। कहते हैं इतना ज्यादा पेन होता है चिकनगुनिया में, बॉडी डबल अप हो जाती है, मतलब वो अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पाता, मतलब झुका रहता है, मतलब अपना पोस्चर भी क्लियर नहीं कर पाता।
और अगर मैं चिकनगुनिया के बारे में वेक्टर की बात करूं तो एडीज इजिप्टाई जो डेंगू में था, तो इसका मतलब 193 का 4 ही होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, द जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन अराइजेस ड्यू टू। भैया जेनेटिक वेरिएशन किसी भी पॉपुलेशन में किस वजह से आते हैं? म्यूटेशन हो जाए तो जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा, जीन के नए कॉम्बिनेशन बन जाए क्रॉसिंग ओवर से तो भी आपके पास वेरिएशन आ जाएगा, जीन माइग्रेशन हो जाए तो भी वेरिएशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए तो भी। सारे के सारे आंसर सही हैं भाई। ये जीन के मतलब जो ना लेवल को चेंज करेंगे, एलील की फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो भाई साहब अपने आप जेनेटिक वेरिएशन आएगा। अगला लिखा हुआ विच प्रोसेस इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। तो कौन रिस्पॉन्सेस है क्रोमोसोम के नंबर के चेंज होने पर? तो बताइए पॉलीप्लॉइडी, यस, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है। कहते हैं कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो तो पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। टेट्रासोमी 2n+2 हो जाए, आपके पास ट्राइसोमी 2n+1 हो जाए तो आपके पास सब में क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाएंगे। जबकि याद रखना टेट्रासोमी और ट्राइसोमी कम्स अंडर एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, 195 का 4, 196। चलिए बताइए सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है तो लिखा हुआ एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका नेटिव साउथ अमेरिका का प्लांट है, यस। कोकेन मिलती है इससे, कोकेन प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया, बिल्कुल। अल्फा इंटरफेरॉन जो है हेल्प करता है डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, यस। इसी को हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इम्यूनोथेरेपी। कैंसर में जाकर पढ़ोगे तो पता चलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में ओनली पॉसिबल फॉर सर्जरी, ये वाली बात गलत है। सर्जरी के साथ साथ और भी ऑप्शन है आपके पास, और भी ऑप्शन है जैसे कि रेडियो मतलब लॉजी की बात करी जाएगी, रेडियोथेरेपी हो जाएगी, उसमें कीमोथेरेपी हो जाएगी, इम्यूनोथेरेपी हो जाएगी, सिर्फ सर्जरी थोड़ी ना। तो ये आपके पास फोर्थ वाला गलत है, 196 का 4। अगला देखो 197, a classical case in medicine that of dash nicknamed typhoid Mary. His is worth mention here. She was cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. तो बताओ उसका नाम क्या था? निकनेम के नाम पर तो टाइफॉइड मैरी था, वैसे उसे हम कहते थे मैरी मेलन। क्या कहते थे? मैरी मेलन। तो ये एंजल मैरी नहीं है, एंजल मेलन नहीं है, मैरी एंजेलिना नहीं है, मैरी मेलन होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आगे 198 लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ह्यूमंस। करेक्ट, तो बताओ होमो इरेक्टस पहले आया है, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस पहले आएगा, होमो इरेक्टस बाद में। क्रेनियल कैपेसिटी के बढ़ते हुए क्रम के बिहाफ पर ही हमने बात करी है डेवलपमेंट की, तो होमो इरेक्टस पहले, बाद में होमो हैबिलिस लिखा हुआ है, गलत बात। होमो हैबिलिस पहले, फिर होमो इरेक्टस, फिर क्रो-मैग्नन, बिल्कुल यही बढ़ता हुआ क्रम है। होमो हैबिलिस के बाद क्रो-मैग्नन नहीं, बहुत डिफरेंस हो जाएगा। होमो हैबिलिस के बाद निएंडरथल नहीं। आंसर आपके पास 198 का सेकंड होगा। क्रेनियल कैपेसिटी आप देखिएगा क्रो-मैग्नन की सबसे ज्यादा होती है, लगभग 1650 सीसी। आइडेंटिफाई द फॉसिल मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी, जिन्होंने अपनी बॉडी को हाइड करना शुरू किया और डेड बॉडीज को दफनाना शुरू किया, ये काम है निएंडरथल के। निएंडरथल मैन, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी और मॉडर्न ह्यूमन मैन की क्रेनियल कैपेसिटी लगभग सेम रहती है। तो होमो इरेक्टस नहीं है ये, निएंडरथल है, होमो हैबिलिस नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 199 का सेकेंड। और ये है आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक टाइप ऑफ वायरल डिजीज है, बिल्कुल है। और उस वायरस का मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है किसी होस्ट पर अटैक करेगा तो पहले इन्हें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जिनमें
जेनेटिक मटेरियल के तौर पर आरएनए होता है, उन्हें हम रेट्रोवायरस की श्रेणी में रखते हैं। रेट्रोवायरस वो होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। आगे दूसरा लिखा हुआ है, पहली बात सही है, एड्स कॉज्ड बाय एचआईवी, बिल्कुल सही है। एड्स की फुल फॉर्म ही है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब एचआईवी अपने शबाब पर हो, कहने का मतलब पहले अटैक करता है मैक्रोफेजेस पर, आपके पास मैक्रोफेजेस पर अटैक करेगा, एचआईवी फैक्ट्री बनाएगा और फिर टी लिम्फोसाइट के नंबर कम कर देगा। टी लिम्फोसाइट जैसे ही कम होगा, सीएमआई लॉस होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज लग जाएंगी क्योंकि इम्यूनिटी लॉस हो गई है। लिखा हुआ एड्स वाज रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम इन बाय 1981, ये बात सही है। व्हाट इज अ टाइप ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीज? बेटा ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा? जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर थोड़ी ना है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जन्मजात रोग नहीं है। आप ये सोचते हो कि मदर से बच्चे में तो जा रहा है, मदर से बच्चे में थ्रू जीन, फॉल्टी जीन के थ्रू थोड़ी ना जा रहा है, वो तो वायरस प्लेसेंटा को से लीक कर जा रहा है, तो वो बच्चे में जा रहा है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एड्स या एचआईवी कॉन्जेनाइटल डिजीज है, बिल्कुल नहीं है, ये आपके पास वायरल इन्फेक्शन है। तो ए, बी और सी ठीक है। तो इस तरह से 200 का आंसर सेकंड होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, ऑल इंडिया नीट टेस्ट 16, और ये थे आपके पास 200 क्वेश्चन, जिसमें आपका टॉपिक था इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ज़्यादा दिन नहीं बचे, लेस देन 100 डेज हो गए। अपनी तैयारी को और बूस्टअप करिए, लगे रहिए, हम भी आपके साथ यूं ही लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच।